जो आज की हमारे सेशन की टॉपिक है, जो हम नहीं लिख सकते। पाकिस्तान में रहते हुए, पाकिस्तान में राइटर, जर्नलिस्ट होते हुए कई ऐसी चीज़ें हैं, कई ऐसे ब्रेकर्स होते हैं आपके रोड पे कि कई चीज़ें आप नहीं लिख सकते। तो शुरुआत हम आसमा शिराजी साहबा से करेंगे, क्योंकि उन्होंने भी बहुत सारी तकालीफ, बहुत सारी जो कदगने हैं वो भुगती हैं। वो खुद बताएंगी कुछ जो वो नहीं लिख सकती, वो इधर बता सकती हैं कि क्या नहीं लिख सकती। जी आसमा जी। जो हम नहीं लिख सकते, और उसके साथ साथ एक लफ्ज़ ज़रूर ऐड करना चाहूँगी, जो हम नहीं बोल सकते, जो हम लिख बोल नहीं सकते। मेरा ख्याल है कि बहुत चीज़ें हैं जो अब हम लिख नहीं सकते और बोल भी नहीं सकते। मसलन चूँकि मैं टीवी से मेरा ताल्लुक़ है, मैं बोलती हूँ और बोलना मेरा पहला प्रोफेशन रहा है। आजकल मैंने लिखना भी शुरू किया है बीबीसी उर्दू के लिए, तो बहुत लिखने का भी तजुर्बा हो रहा है। तो जो मैं नहीं बोल पा रही थी वो मैं अब लिखना शुरू हो गई हूँ, लेकिन उसमें भी मैंने कुछ अलामतों का जो तजुर्बा है वो करना शुरू किया। यानी हम अलामती अफसाने सुनते थे, अब अलामती सहाफ़त भी एक्सपीरियंस करना शुरू की है। जुमलों के अंदर मानी खेज़ बातें करना, अपनी बात कह जाना। अभी ऊपर एक जीएम सैयद साहब के ऊपर सेशन हो रहा था, चूँकि मैं पंजाब से हूँ तो हमने तो हमेशा ये सुना कि जीएम सैयद जो हैं वो गद्दार हैं। तो मैं उनके बारे में, मैं उनकी बड़ी मद्दाह भी हूँ, जो थोड़ा बहुत जानती हूँ उनके बारे में। तो मैं अभी ऊपर देख रही थी, सुन रही थी, और एक ऐसे लग रहा था जैसे जलसागाह में बैठी हूँ। तो नूरुल हुदा शाह साहिबा से मैं चूँकि सिंधी नहीं जानती, तो उन्होंने बहुत सी बातें बताना शुरू की। मसलन जीएम सैयद साहब का जब 1 यूनिट था पाकिस्तान, तो उस वक्त उन्होंने बताया कि शेख अयाज से उन्होंने कहा कि वो शायरी करें, और शाह लतीफ़ का उर्स शुरू किया, उसका आगाज़ किया, ताकि जो बात वो कह नहीं सकते वो उसके ज़रिए से वो बता सके। तो मैं ये सोच रही थी कि अब हम क्या करें। हमें तो कोई उर्स भी नहीं मिल रहा कि हम उर्स के अंदर जो है वो धमाल डाल के अपना इजहार कर सकें। चूँकि हमने कुछ आज़ादी पिछले कुछ अरसे में तजुर्बा की है, लिहाजा उस आज़ादी ने हमें बड़ी बुरी आदतों में भी मुब्तला कर दिया है। अब कहे बिना भी नहीं रुकते और कह भी नहीं सकते। लिहाजा किस किस्म का ये दौर है, हम इसको क्या कहें। कुछ दिन पहले एक ऐसे ही प्लेटफॉर्म के ऊपर बात करने की कोशिश हुई, तो वहाँ पे बहुत यूथ थी इस्लामाबाद के अंदर, और मुझे बड़ी खुशी हुई कि लोगों ने हमें सराहा, उसके अंदर बात, हमारी कम से कम बात को रिसीव किया। क्योंकि अब हमें रिसीव करने वाले लोग भी नहीं मिल रहे, जो कुछ कहना चाहते हैं या कुछ बोलना चाहते हैं उनको वेल रिसीव जिसे कहते हैं, कोई अच्छे तरीके से उसको खुशामदीद कहना, वो भी हमें नहीं मुयस्सर आ रहा। तो हम एक ऐसे माशरे के अंदर आ गए हैं जहाँ पे हम ना इधर के हैं ना उधर के हैं। ना जमहूरियत है हमारे पास, ना आमरीयत है। आमरीयत है तो वो कोई बदतरीन फॉर्म में है, और जमहूरियत है तो वो कमज़ोर तरीन फॉर्म में है। तो हम उस किस फॉर्म के अंदर रह के क्या बात कहेंगे, इसका कम से कम कोई इल्म जो है वो नहीं हो पा रहा। मसलन ये है कि हम जो नहीं लिख सकते, हम नहीं लिख सकते कि इस वक्त पाकिस्तान में कौन सा फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। हम नहीं लिख सकते कि इस वक्त जो है वो कदगने किस किस किस्म की हैं। हम नहीं लिख सकते कि किस तरह से हमें जो है वो डीपोलिटिसाइज करने की सोसाइटी को कोशिश की जा रही है। हम नहीं लिख सकते कि किस तरह से मुनाफरत फैलाई जा रही है और उसका हम इजहार भी नहीं कर पा रहे। हम ये नहीं लिख सकते कि जो 5th वॉरफेयर, जनरेशन वॉरफेयर है, ये है क्या। हम ये नहीं लिख सकते कि जमहूरियत या जमहूरियत पसंद होना जो है वो कितना बड़ा जुर्म बना दिया गया है। हम ये नहीं लिख सकते कि हम बदतरीन आमरीत में हैं। हम बहुत कुछ है जो नहीं लिख सकते। लिहाजा हम क्या कर रहे हैं कि हमने लिखना छोड़ दिया। सेल्फ सेंसरशिप के हम आदी हो गए हैं। जो हम सोचते थे वो हमने सोचना छोड़ दिया। जो हम लिख सकते थे वो हमने लिखना छोड़ दिया। जो हम बोल सकते थे वो हमने बोलना छोड़ दिया। जो हम जो किसी को सराह सकते थे वो हमने सराहना छोड़ दिया है। हम उस लेवल पे आ गए हैं जहाँ पे हमें खुद समझ नहीं है। यानी मैं माशरे की बात कर रही हूँ कि हम किस किस्म के दौर से गुज़र रहे हैं। पहले तो उसको, चूँकि हम हालात हाजरा के लोग हैं, तो हालात हाजरा के तनाजुर में देखा जाए तो हम बहुत सारी चीज़ें जो है वो नहीं लिख सकते, और वो बहुत सारी चीज़ें हम नहीं बोल सकते, क्योंकि मुआशरा ऐसा है कि हम पे कोई पाबंदी नहीं
मगर पाबंदियां हैं। इतने ढेर सारे चैनल्स हैं, लेकिन क्या कौन से ऐसा चैनल है जहाँ पे बैठ के हम दलील के साथ बात कर सकते हैं? बहुत सारे अखबारात हैं, कौन सा ऐसा अखबार है जहाँ पे खुल के सच हम लिख सकते हैं? बहुत सारी अंजुमनें हैं, बहुत सारी तंजीमें हैं, बहुत सारी कॉन्फ्रेंसें होती हैं, मगर कौन सा ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ बैठ के हम वो बात कर सकते हैं जो हम सोचते हैं? लिहाजा कहने को तो हम आज़ाद हैं, लेकिन शायद आज़ाद नहीं हैं। तो मेरा एक बुनियादी सवाल है कि हम जब जनाब मुशर्रफ के ज़माने में पाबंद हुए थे या हमें टीवी पे बैन कर दिया गया था, तो हम गली मोहल्ले कूचे में खड़े होकर प्रोग्राम करते थे। मुझे आज भी याद है, इस्लामाबाद प्रेस क्लब के बाहर या जियो के दफ्तर के बाहर या ARY के दफ्तर के बाहर हम प्रोग्राम्स करते थे। जिन 4-5 एंकर्स पे पाबंदी थी, हम बैठ जाते थे, लोग दूर दूर से हमें सुनने के लिए आते थे और हमारे प्रोग्राम्स देखते थे। लेकिन उस वक्त भी हम वो बात कहते थे जो हमें टीवी पे रोक दिया गया था। आवाम हमें वो रिसीव करती थी। अब क्या है कि एक ऐसे तरीक़े से डिस्क्रेडिट करने की मुहिम और एक ऐसी कोशिश की जा रही है कि अगर हम कहें भी तो कोई इस पर यकीन ना करे, और ऐसा हो रहा है। और ये बिल्कुल आपके सामने है कि जिस तरह से सोशल मीडिया के ऊपर मुहिम चलती है, कैंपेन्स चलती हैं, गाली दी जाती है। पहले गोली से डराया जाता था, अब गाली से डराया जाता है। तो फ़र्क आया है, और ये फ़र्क जो है अनफॉर्चुनेटली धीरे धीरे इतना सरायत कर गया है कि शायद हमें भी कुछ कहने से पहले बहुत सोचना पड़ता है कि गोली से तो डर नहीं लगता, लेकिन बहरहाल गाली से डर ज़रूर लगता है। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिस पे कि हम नहीं लिख सकते, हम नहीं बोल सकते। अदीनूर, आप क्या समझती हैं कि इस तरह से खुद आवाम सामने आ जाए, मतलब सिलेक्टेड लोग, कि जी नूरुल्लाह शाह जो है वो ये लिखती है तो इसका मतलब ये है कि वो हुकूमत को सपोर्ट करती है, फ़र्ज़ करें, या मुखालिफ अपोजिशन को सपोर्ट करती है, तो जैसे आसमा ने कहा कि अलामात का सहारा लिया है राइटर्स ने, और आप तो लिखती रहती हैं, आप क्या समझती हैं कि इस दौर में अलामत का ही सहारा लिया जाएगा, या इसको जो कि आमरीत नहीं भी है और जमहूरियत भी है, आमरीत भी है, दोनों का फ़र्क कोई बताएगा, कोई राइटर, या ये फ़र्क भी नहीं हम बता सकते? मैं आसमा को अभी साईं GM सैयद के बारे में सेशन हो रहा था, बल्कि मैं बड़े फ़ख्र से ये बताऊंगी कि मैं पिछले 2-3 साल से इस कोशिश में थी कि साईं GM सैयद के बारे में किसी भी जगह, कराची में किसी भी फेस्टिवल में एक सेशन ज़रूर हो। बिलाखिर मैं आज इसमें कामयाब हुई, और आज उस गद्दार पर ऊपर सेशन हो रहा था। मैं फ़ख्र से सुन भी रही थी, तर्जुमा भी कर रही थी। मैं ये इसी बात की कंटिन्यूटी में ये बताती चलूँ कि क्या लिखना है और कैसे अपनी बात कहनी है। मैं आसमा को वहाँ ये बात बता रही थी कि जब 1 यूनिट था, हम 1 यूनिट के दौर की पैदाइश हैं, उसी में पले बड़े। मैं पंजाब में 1 यूनिट के सीने में पली, उसी माहौल में पली बड़ी। तो जो चीज़ देखी वो ये थी, आप में से बहुत से लोगों को पता नहीं होगा और बहुत से कुछ को पता भी होगा, घर का जो किसी भी घर का एड्रेस, मकान नंबर ये, गली नंबर ये, हैदराबाद, उसके नीचे सिंध लिखना मना था, नहीं लिखा जाता था। मकान नंबर ये, स्ट्रीट नंबर ये, लाड़काना, सिंध, नहीं लिखा जाता था। सिंध को इस तरह से उसको गुमनाम करने की कोशिश की जा रही थी। उसके बाद हमने जो स्कूलों में, मैं जिस नस्ल में से हूँ, हमने स्कूलों में जो चीज़ पढ़ी, और मैंने पंजाब में बैठकर पढ़ा, हूँ सिंधी, पंजाब में जो बैठकर पढ़ा, वहाँ पता चला कि सिंधी जो हैं वो पहले काफिर थे, फिर मोहम्मद बिन कासिम आया, उसने मुसलमान किया, और लगता था कि मोहम्मद बिन कासिम बिल्कुल कल परसों को ही आया था, पाकिस्तान बनने से चंद दिन पहले। हमें ये लगता था, एक बच्चा यूँ देखता है कि ये मेरा जो मुल्क है ये अज़ल से इसी तरह मौजूद था, और हमेशा से मैं इसे देख रहा हूँ। तो ये
सिंधी जो है ये पता चला कि वो गद्दार हैं। एक सिंधी बच्चे की हैसियत में पंजाब में पलते हुए 1 यूनिट के मैं पंजाब नहीं कहूँगी, 1 यूनिट के सीने में पलते हुए, क्योंकि मेरे वालिद सरकारी अफसर थे तो मेरे इर्द गिर्द वही माहौल था। पलते हुए वहाँ पर मैंने जो मेरी अपनी नफ्सियात बनी, उसमें एक शर्मिंदगी शामिल हो गई सिंधी होने की। मैंने ख़ुद कहना शुरू किया कि हमारी कौम बुरी है। फिर हम 1 यूनिट ख़त्म हुआ, यहाँ आए तो खुश नसीबी से मेरे वालिद ने मुझे सिंधी बनाया। वो यूँ बनाया कि उन्होंने मुझे घर में अखबार लगवाया, उन्होंने कहा कि जहाँ इतना कुछ पढ़ती हो वहाँ इसको भी पढ़ लिया करो, और मैंने पढ़ना शुरू किया और सारा कुछ, और फिर सिंधी में लिखना शुरू किया। जब लिखना शुरू किया सिंधी अदब में मैं दाखिल हुई तो पता चला कि सिंधी अदीब, अब मैं सिंधी हो गई तो पता चला कि सिंधी अदीब बिलखुसूस काफिर है। सिंधी अदीब बिलखुसूस सिंधी शायर गद्दार है। ये पाकिस्तान के दुश्मन हैं। हमारे अंदर सिंध में सिंधी ज़बान बोलने वाले, सिंधी ज़बान लिखने वाले ऐसे भी लोग थे जो मजहबी जमातों से ताल्लुक़ रखते थे और कुफ्र के फतवे जारी करते थे और गद्दारी के फतवे, और बहुत से यहाँ सबको पता है कि बहुत से सिंधी अदीब और शायर ऐसे हैं जिन्होंने जेल भी देखा है, जिन्होंने गद्दारी के फतवे भी देखे हैं, जिनकी किताबों पर पाबंदियां भी लगी हैं। और आसमा को जो बात मैं वहाँ बता रही थी वो ये थी कि इन सारी पाबंदियों के बीच में शाह लतीफ़ का उर्स होता था। शाह लतीफ़ ने जो शायरी की है, ये वो शायर है। ऑल्दो के पाकिस्तान बनने के बाद शाह लतीफ़ को एक सूफ़ी के तौर पर, एक औलिया के तौर पर कि सिंधियों जाओ शाह लतीफ़ से दुआएं मांगो, और कोई काम नहीं है, ना शाह लतीफ़ को न तुम्हें, तो यही काम करो आपस में। लेकिन शाह लतीफ़ ने जो शायरी की है, धरती के लोगों की शायरी की है, सिर्फ लोगों के नहीं, इस धरती से का जो एक तिनका है, जो पत्ता है, जो धूल है, जो मट्टी है, उस सब को गाया है और अपने किरदारों के, और वो किरदार औरत का, उससे कहलवाया है कि मेरे लिए सबसे अजीज़ तेरी हुक्मरानी से ज़्यादा, तेरी ताकत से ज़्यादा अहम मेरी धरती है, मेरी धरती के लोग हैं। तो ये अंदाज़ है उस असल में हमारे पास ये अंदाज़ पाकिस्तान बनते ही हमें विरसे में मिला है कि किस तरह से पाबंदियों में बोला जाता है, किस तरह से सर उठाकर सच कहा जाता है। अब मैं समझती हूँ इस वक्त भी जो हालात हैं, जैसे आसमा ने कहा कि आपको तो शाह लतीफ़ का उर्स मैसर था, हमें तो उर्स भी मैसर नहीं है। तो रियासत तो खैर चाहती है कि हम ज़ियाउल हक का उर्स मनाएं और बड़ी तादाद में उसमें शरीक हों, जो हो नहीं पा रहा। और आसमा ने बहुत अच्छा किया है, वो सब लोग जो लिखते हैं, जहाँ ज़बानबंदी आती है वहाँ लिखा जाता है, अल्फाज को घुमा फिरा कर लिखा जाता है, सोच पर पाबंदी नहीं लग सकती, सच आसमान फाड़ कर निकलता है, उसका रास्ता आप रोक नहीं सकते, जितनी मज़ाहिम आप रुकावटें डालेंगे सच उतना लाउड होता जाएगा। और सिंध में तो इस तरह अदब तख्लीक भी हुआ है, जैसे शेख अयाज़ की बात आपने थोड़ा सा बात बदल गई थी, बट जैसे शेख अयाज़, अमर जलील, ये सब लोग, पलीजो साहब, ये सब लोग उस जोए साहब, उस 1 यूनिट के दौर में शऊरी कोशिश के साथ इन्होंने तख्लीक किया है और यह आज हमारा बड़ा सरमाया है। मुख्तसरन बात को मैं अपने यूँ ख़त्म करूँगी कि हम तो गद्दार थे, आज बड़ी खुशी होती है कि गद्दारों के इस काफ़िले में बहुत से गद्दार शामिल हो गए हैं। मुजाहिद साहब, आप बहुत ही सीनियर
जर्नलिस्ट हैं और पुराने वक्तों से ये कदगने, ये आमरियतें, ये सारी आपकी देखी हुई हैं। ये किस किस्म की आमरियत में हम जी रहे हैं जिसमें हम लिख भी नहीं सकते, बोल भी नहीं सकते? लेकिन इससे मैं ज़रा आसमा से और अनुजा शाह से थोड़ा सा इख्तलाफ ये करूँगा कि जो ये जो कहा जाता है कि हम लिख नहीं सकते, बात यह है कि वो छप नहीं सकता या नशर नहीं हो सकता। जो लफ्ज़ जो होता है या जो मिसरा होता था या जो बात होती थी उस वक्त, वो इतनी पावरफुल होती थी कि अब आप देखें ना कि 77 साल पहले 47 में फैज़ साहब ने एक मिसरा कह दिया और पूरा वो मिसरा जो है कायद आज़म के नज़रिए पाकिस्तान और गालिबन शायद कायद जिंदा भी थे, श्रीनगर में कहा ना, निजात दी दो दिल की घड़ी नहीं आई, चले चलो कि वो मंजिल अभी नहीं आई। 70 साल गुजर गए, वो मिसरा अभी तक जिंदा है। तो ये एक शेर की पावर थी, ये वो पर मुझे नहीं पता ये कहाँ छपा हो। और इसी तरह मैं ये कहता हूँ कि अभी जो मैं कुछ देर पहले कह रहा था कि अपने शायर आवाम हबीब जालिब का, उनका शेर कहाँ छपता था, ट्रैवल करता था, क्योंकि उस मिसरे में पावर होती थी। और थोड़ी देर पहले मैं कह रहा था फाजिल साहब कि जब उन्होंने ये जब जेल गए और जो उन्होंने जो मिसरा कहा तो हवालदार ने कहा ना आपको कलम मिलेगा ना कागज़ मिलेगा। तो मैंने कहा मैं तुम्हारे हवालदार को शेर सुनाऊंगा, हवालदार चौक पर सुनाएगा, चौक से पूरे लाहौर पहुंचेगा और सारे पाकिस्तान में फैल जाएगा। तो ये बात भी तो गौर किया जाए कि क्या आज के अदीबों, शायरों, दानिश्वरों और हमारा कहा हुए लफ्ज़ में इतनी पावर है? मैं नहीं समझता कि पावरफुल बात जो है या एक नज़्म जिसका मैंने पहले भी जिक्र कहा, लेकिन नहीं 50 साल पहले कही और आज हम किस तरह पढ़ रहे होते हैं, ऐसे दस्तूर को सुबह बेनूर को मैं नहीं मानता, मैं नहीं जानता। हर आइन के खिलाफ एक ऐसा मिसरा आ गया कि बड़े बड़े आमिरों के आइन जो है वो तहस नहस होके गए। तो यहाँ इस बात का भी एतराफ़ करना चाहिए कि हम जो स्क्रीनों पर बैठ कर या हम जो इस अखबारों में बैठ कर लिख रहे हैं, क्या उसमें इतनी ताकत है? क्या हमें ज़रूरत है इसकी? मैं तो नहीं समझता कि बगावत का, मज़ाहमत के लफ्ज़ को आवाम तक जाने के लिए कागज़ की या स्क्रीन की ज़रूरत होती है। जी आसमा, उसके बाद हम एजाज की तरफ आते हैं। जी बिल्कुल, जो बात मुजाहिद साहब ने कही है बिल्कुल दुरुस्त है कि शायद वो पावरफुल लफ्ज़ नहीं रहे, वो हम बात कहने का हमें सलीक़ा नहीं रहा कि जो लोगों तक पहुँचे और वो नारा बन जाए। लेकिन पहले मुज़ाहमत होती थी, मुज़ाहमती कलाम होता था, मुज़ाहमती अल्फाज होते थे, मिसरे होते थे, शेर होते थे, फ़िक्रे होते थे, जुमले होते थे। अब मुझे बताइए कि मुज़ाहमत रही कहाँ है? जब एक मफलूज शख्स को, जिसके आंखें हो वो देख ना सके, जिसके पास ज़ुबान हो वो बोल ना सके, जिसके पास कान हो वो सुन ना सके, तो फिर मुझे बताइए कि वो करेगा क्या? कौन सी मज़ाहमत? यही तो मैं कह रही थी, हमें तो उर्स भी नहीं मिल रहा कि जहाँ पे हम धमाल डाल के अपना इजहार ही कर सकें, वो भी हमसे छिन गया है। ना हमें ऐसे लिखारी, ना हमारे पास आज के दौर के कोई शायर बता दीजिए जिसने एक 10 सालों के अंदर इंतहा पसंदी पे कोई ऐसी नज़म लिखी हो जो ज़ुबान ज़द-ए-आम हुई हो। लिखी गई तो ISPR की एक, मुझे दुश्मन के बच्चों को पढ़ाना है। तो हमने खुद जो है, हमारी मज़ाहमत कहाँ गई? मज़ाहमत ही तो नहीं रही है। यही तो दुख है, यही तो अफसोस है कि सब कुछ होते हुए भी मज़ाहमत नहीं है। अगर कुछ हो ही नहीं रहा तो फिर इसका मतलब ये है कि हम महसूस ही नहीं कर पा रहे। ये वो स्टेज है जो शायद पाकिस्तान की तारीख़ में पहली बार आई है जहाँ एहसास ही मर गया है बिल्कुल, कि हमसे छिन क्या क्या गया है, हमसे एहसास ज़िया वो क्या होता गया, ये हमें पता ही नहीं चला हमसे क्या छिन गया है। कंटिन्यू अगर करें आसमा, यही प्रॉब्लम है। वो जो मैं आपसे जो कह रहा था ना, आप ये कह रहे थे मैं तो कहता हूँ हमें लिखने पढ़ने का नहीं, लेकिन उस हमारी वो पावर नहीं रही ना। जो आप कह रहे हैं कि कोई नहीं रोक रहा मुझे यहाँ कहने से, बताइए आप, मैं नारा लगा देता हूँ। क्या कौन है आजकल मुर्दाबाद का? कोई ऐसी कुछ नहीं होगा यहाँ से। ज़्यादा क्या होगा कि कोई दफ़ा लग जाएगी, लेकिन आप नहीं बुला। लेकिन मेरा आपसे, मंगी साहब आ चुके हैं, कहने का मकसद ये है कि ज़रा इस पर भी गौर करना चाहिए। ये नहीं कि हर दौर में गालिब एक ही होता है, फैज़ एक ही होते हैं, जालिब और अभी फहमीदा मालूमात गुजर गई, लेकिन ये कि उनकी रवायत पर चलने वाले और जट जाने वाले, और माशाल्लाह माशाल्लाह हमें आसमा शिराज़ी को तो इसलिए भी नहीं तनख्वाह कहना चाहिए कि किसी ने अभी, जब मैं मुलाजमत पे चढ़ गया एक सीट पे,
तो कहने लगे कितनी तनख्वाह मिलती है। मैंने कहा भाई जितने की ख्वाब देखते थे। बड़े परेशान हो गए। तो मैंने कहा जब जो ख्वाब जितनी तनख्वाहें लेंगे तो फिर सच कहाँ से आएगा, ये भी तो मान लेना चाहिए ना। चलो अच्छा हुआ आजकल जर्नलिज्म और सियासत जो है वो ख्वाबों पे होती है। एजाज मगी साहब, आप क्या समझते हैं जो गुफ्तगू अभी दोस्त कर रहे हैं कि एक्टिविज्म, पॉलिटिकल एक्टिविज्म के साथ ये मज़ामत जड़ी होती है, क्या आप ये नहीं समझते कि खुद पॉलिटिकल एक्टिविज्म हमारी सोसाइटी से, प्रोग्रेसिव पॉलिटिकल एक्टिविज्म, वो ख़त्म होती जा रही है, जिस वजह से जो लिखारी हैं, जो इंस्पिरेशन लेते हैं, वो भी ख़त्म हो रहे हैं? लेकिन ये एक आम बात है जिसको हम हमेशा अपनी महफिलों में, बातचीत में डिस्कस करते रहते हैं। ये एक हद तक सही है, ये सच का सिर्फ एक जाविया है। जबकि ओवरऑल देखिए, हम सिर्फ लिखने के हवाले से अपने मुल्क पर क्यों महदूद रखते हैं, पूरी दुनिया को देखना चाहिए कि दुनिया में अभी दोस्तोवस्की पैदा होना बंद हो गए हैं, टॉलस्टॉय पैदा होना बंद हो गए हैं, रसूल हमजा तो पैदा होना बंद हो गए हैं, पुष्किन पैदा होना बंद हो गए हैं, हेमिंग्वे आपको अमेरिका में नहीं मिलेगा। तो जो मैं समझता हूँ कि इसका जो सबब है वो सबब है कि कमर्शलाइजेशन, जो कमर्शलाइजेशन कूद पड़ी है, उन्होंने क्रिएटिविटी को बहुत सस्ते दामों ख़रीदना शुरू किया है। मैं समझता हूँ अगर मिर्ज़ा गालिब अब पैदा होते या 1950 के बाद पैदा होते तो फिल्मों के लिए गाने लिखते, फिर वो दीवाने गालिब की तख्लीक न करते। तो ये एक बहुत बड़ा अलमिया हुआ है कि हमारी तख्लीकारों को तमाम सस्ती तलवारों से सरमादारी निज़ाम काट रहा है। ये उन्होंने एक मकतल बनाया है जो उनके बच्चों की, उनकी छोटी छोटी ख्वाहिशों को ख़रीद करता है और आवाम और तारीख़ से उनका रिश्ता काट देता है। जब हमारे यहाँ लोग ज़मीर के लिए लिखते थे, जब लोग ज़मीर के आवाज़ पर लिखते थे, जब लोग पैसों के लिए नहीं प्यार के लिए लिखते थे, तो उनके वो जो बोल होते थे वो अमर होते थे। मिसाल मैं आपको शेयर करना चाहता हूँ कि ये शेख अयूस ने जो शायरी की, शाह लतीफ़ ने, ये पैसों के लिए तो नहीं की, शोहरत के लिए भी नहीं की, एक दिल की एक तरंग के लिए शायरी की, और उसमें उनके सामने कोई भी बैरियर नहीं था, कोई रुकावट नहीं थी। सबसे बड़ी जो रुकावट है ना, वो दो चीज़ें होती हैं, या खौफ या लालच। जब कोई राइटर खौफ और लालच को अबूर करता है तो वो लाफानियत के हद में दाखिल होता है। तो लिहाजा मैं समझ, जैसे शेख अयाज ने जब शक्कर को छोड़ा तो उसने लिखा कि शायरी में पैसा नहीं है लेकिन पैसे में भी शायरी नहीं है। लिहाजा ये सोचकर मैंने वकालत को तर्क कर दिया। तो कुर्बानी देना पड़ती है भाई, और ये कुर्बानी का जो तस्वुर है ये सरमादारी निज़ाम ने हमसे ये भी छीन लिया है, हमें बहुत छोटा कर दिया है, हमें बच्चों जैसा बना दिया है। चंद खिलौने हमारे हाथ में देकर डिजिट्स दे दिए हैं, मोबाइल फ़ोन दे दिया है, 4-5 तस्वीरें दे दी हैं, लेकिन हमारी तहरीर में जो वो काट थी वो ख़त्म कर दी है। ये बड़ी साजिश है, हम इसकी मज़म्मत करते हैं और मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग उसकी मज़म्मत करें। थैंक यू। तो आसमा, आप शेयर करना चाहेंगे, क्योंकि सब लोग भी सुनना चाहेंगे कि कैंपेन कैसे शुरू हुई? चलो ठीक है, कदगन तो लग गई, आपके खिलाफ तो एक पूरी मुहिम शुरू हो गई सोशल मीडिया पे, और जैसे आपने कहा तकलीफ़ होती है किसी भी जर्नलिस्ट को, किसी सच बोलने वाले को, कि उसके खिलाफ इस तरह की बाज़ाब्ता मुहिम हो कि उसको बदनाम किया जाए और गंदी किस्म की वर्ड्स, जो अल्फाज हैं वो जुड़े हुए हों। कोई स्पेसिफिक इवेंट मैंने अपने हवाले से जो है वो मेंशन नहीं किया। मैं थोड़ा सा करूँगी, ज़्यादा बात नहीं करूँगी। अपने बारे में बात करना हमेशा ही बड़ा मुश्किल, नामुमकिन और मुनासिब नहीं लगता। लेकिन हम जब सोशल मीडिया शुरू हुआ तो हमें बड़ी खुशी हुई कि चलें कोई ऐसा प्लेटफॉर्म आ गया है जहाँ पे हम और बोल सकते हैं और बोल सकते हैं। पहले तो जो मुजाहिद बरेलवी साहब ने बात की कि
वाकई पैसे इतने मिलते हैं। तो हमसे एक जगह मैं काम कर रही थी तो किसी दोस्त ने कहा, कोई ऐसी बात हुई कि म्यूटिंग हो जाती है या आवाज़ बंद हो जाती है, तो मुझसे कहा गया कि ये तो होगा, क्योंकि जाहिर है कि आप नौकरी करती हैं, जो बात पसंद नहीं आएगी वो हम म्यूट कर देंगे। तो मैंने इस पे एहतजाज किया। तो मुझे एक हमारे साथी दोस्त ने उन्होंने कहा कि मैंने कहा मैं छोड़ दूंगी। तो उन्होंने कहा आप नहीं छोड़ सकती, आपको इतने पैसे मिलते हैं कि आप नहीं छोड़ सकती। लेकिन मैंने उनकी बात को बिल्कुल, मुझे सही लगी उनकी बात कि वाकई पैसे इतने मिलते हैं कि अगर छोड़ दिया तो बड़ा नुकसान हो जाएगा। लेकिन मुझे अगले 10-15 दिन में वो नौकरी छोड़नी पड़ी, ये जानते हुए भी कि उसमें मराद भी ज़्यादा थी और उसमें चीज़ें भी बहुत ज़्यादा थी। लेकिन वो मैंने छोड़ा सिर्फ इसलिए कि मुझे कहने की आज़ादी नहीं मिल रही थी जो मैं ढूंढना चाहती थी। ये मैं सिर्फ अपने लिए बात नहीं कर रही, आज के इस दौर में भी बहुत सारे ऐसे सहाफ़ी हैं जिनको पैसे मिलते हैं क्योंकि हम मार्केट में ज़िंदा हैं, हमारे नाम पे या हमारे जो दोस्त हैं उनके नामों पे इश्तिहार आते हैं। बहुत सारे ऐसे दोस्त मौजूद हैं जिन्होंने इस बात की परवाह नहीं की कि वो नौकरी करते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि बात अपनी कहते हैं, कह देते हैं टेलीविज़न पे, बेशक वो म्यूट हो जाए, क्योंकि म्यूट करना ना करना मेरे उसके अंदर नहीं है इख्तियार में। मेरे इख्तियार में मेरे अपने लफ्ज़ का हक़ अदा करना है, और वो हुर्मत लफ्ज़ अगर मैं जानती हूँ तो उसका मुझे हक़ अदा करना है, कुछ भी हो जाए। लिखना है तो खुल के लिखना भी पड़ेगा, और लिख रहे हैं। बहुत सारे दोस्त आज भी हैं जिनके कॉलम नहीं छपते, रोक दिए जाते हैं, लेकिन वो बोलते हैं, वो सोशल मीडिया पे अपना लिख के अपना इजहार कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि मुज़ाहमत नहीं है, है मुज़ाहमत, लेकिन शायद वो फॉर्मलाइज नहीं है। देखिए, कोई भी तहरीक जब शुरू होती है, सहाफ़ियों ने कोड़े भी खाए हैं, सहाफ़ियों ने पाबंदियाँ भी बर्दाश्त की हैं, वक्त की ताकतवर तरीन लोग जो हैं, वक्त के जो यजीद हैं, उनके ख़िलाफ़ बोला है, बोल रहे हैं और बोलते रहेंगे, क्योंकि उनको कोई रोक नहीं सकता। लेकिन उसके साथ साथ पूरा मुआशरा एक्टिव होता है, उसके अंदर लिखारी आते हैं, उसके अंदर अदीब आते हैं, उसके अंदर शायर आते हैं, फिर वो एक मूवमेंट बनती है, फिर लोग सुनने वाले हैं। जो मेरा शिकवा ये है कि अगर बात कहने वाले हों और सुनने वाले सुनने की बजाय गाली दें, तो उसका मतलब ये है कि आप अपनी बात ना कहें और चुप हो जाएं। लेकिन क्या चुप हो जाना चाहिए? नहीं चुप होना चाहिए, बोलते रहना चाहिए, क्योंकि हमने तारीख़ में वो किरदार ज़िंदा देखे हैं जिनको गाली पड़ी, जिनको मसलूब किया गया, जिनके लहजे में ईसा बोलता था फिर भी वो मसलूब होते थे, वो आज भी ज़िंदा है। तो लफ्ज़ ज़िंदा रहते हैं, इसमें कोई शुबा नहीं है। हमें अपना काम करना चाहिए। तो मैं कैंपेन की जो आप बात कर रहे थे, आज भी जैसे मैंने कहा कि हम जमहूरियत में ज़िंदा हैं, आमरीयत से बदतर है। तो अभी 13 जुलाई को जब नवाज शरीफ वापस आए तो मेरे इदारे ने मुझे असाइनमेंट दी कि आप उनको लंदन से जाके कवर करें। चूँकि मैं एक सहाफ़ी हूँ पेशावर, लिहाजा मुझे तो अपना काम करना है जो मुझे कहा जाएगा। और उस दिन के बाद से अब तक डिसिप्लिन कैंपेन है, मुहिम है, किरदार कुशी है, वो गालियाँ हैं। और आप यकीन कीजिए कि इससे पहले गोली से डर नहीं लगता था, गाली से डर लगता था। लेकिन मैं शुक्रगुजार हूँ उन गाली निकालने वालों को कि उन्होंने गाली से भी हमारा डर दूर कर दिया है। इसके साथ ही आसमा आपसे ही कंटिन्यू करेंगे कि जो इस कैंपेन में बहुत ज़्यादा जो एक नेगेटिव कैंपेन थी, उसमें लिफाफा जर्नलिज्म का बड़ा जिक्र होता है। लिफाफे तो जी हम बहुत है, बल्कि अब तो शादी पे जाएं किसी की तो उसको लिफाफा पकड़ाते हुए भी 2 बार सोचना पड़ता है कि लिफाफा जर्नलिज्म इतना लिफाफी हो गई, लिफाफा हो गया। फिर ये कि बहुत सारे और कि फ़लानी पॉलिटिकल पार्टी, हालांकि हर पॉलिटिकल पार्टी में के दौर में, यानी इक़्तिदार में, क्योंकि हमारा काम जो है वो तालियां बजाना तो है नहीं, हमारा काम है तनकीद करना। पीपल्स पार्टी का ज़माना था तो हमने तनकीद की, PMLN का ज़माना था तो तनकीद की। ये नहीं हो सकता कि हम सोचें कुछ, कहें कुछ और बैठ के दरबार में तालियां बजाएं। दरबारी बहुत से मिल जाते हैं, लेकिन सर उठा के जीने वाले कम होते हैं। ज़बरदस्त। वुसत साहब वैसे आ गए हैं, वुसत साहब से भी कुछ मैं वसत साहब को वेलकम करता हूँ। वसत अल्लाह खान साहब असांखे ज्वाइन किया है। वसत अल्लाह खान जी मेहरबानी। सिर्फ एक बात और कह दूं, यहाँ काफ़ी तादाद में पॉलिटिकल एक्टिविस्ट और पार्टी से कमिटेड लोग बैठ गए हैं। देखिए जी, आप सिर्फ सहाफ़ियों से ये तवक्को रखना और अदीबों से ये तवक्को रखना कि वो लिखते और बोलते नहीं हैं,
तो हम जो 50s या 60s या 70s के लोग थे वो तंजीमों तहरीकों का हिस्सा होते थे। यानी फैज़ साहब बाकायदा कम्युनिस्ट पार्टी में होते थे, हबीब जालिब बाकायदा नेशनल अवामी पार्टी में होते थे। तो ये जो आप एक उन अदीमों शायरों को जो इंडिविजुअल्स होते हैं, ये ठीक है कि मैं अपना खुद एहतसाबी कर लूँ कि मुझे उस वक्त बोलना चाहिए था, लेकिन ये भी तो देखें कि पॉलिटिकल पार्टीज़ कहाँ हैं, तहरीकें कहाँ हैं, तंजीमें कहाँ हैं, लेफ्ट की मूवमेंटें कहाँ हैं, किससे इंस्पिरेशन लें, जी। शख्सियात कहाँ हैं। तो ये जो एक खाली मुझसे पूछना या नुरुल्लाह से पूछना या इंडिविजुअल से पूछना कि आप क्यों नहीं लिखते, तो हम तो उसका हिस्सा होते थे ना मुजाहिमती तहरीक का। अब मैं पीपल्स पार्टी के लिए क्या लिखूं बताइए ना। जी सिराज दुरानी की गिरफ्तारी पर वसत साहब, अभी गुफ्तगू हमारी यही हो रही थी कि मुजाहिद साहब कह रहे हैं कि कंटेंट नहीं है वो लिखारियों में और पॉलिटिकल एक्टिविज्म नहीं है। क्या हम जो इस दौर में जी रहे हैं वो आमरीत है, जमहूरियत है, ज़रा इसका भी आप फ़र्क बता दें। और दूसरा ये बता दें कि वाक़ईतन अभी सच नहीं लिखा जाता। हर ज़माना लिखने का ज़माना भी होता है और ना लिखने का भी ज़माना होता है। अगर ना लिखने का ज़माना हो तो नूरुल हुदा शाह क्यों लिखें? मैं तो चलें किस खेत की मूली हूँ, ये क्यों लिखती हैं? इन्हें क्या मसला है? इन्हें भी यही हालात दरपेश हैं जो हम सबको दरपेश हैं, ये क्यों लिख रही हैं? या उनके बराबर में जो ख़ातून हैं वो क्यों BBC पे अपना कॉलम लिख रही हैं? मेरी तो सारी कमाई ही लिखने से है। आखिर कितना बुरा ज़माना है ये। ना लिखने के भी हज़ार बहाने हो सकते। अगर आप बात कहने पे आ जाएं तो हज़ार ढंग से कह सकते हैं। ना कहना चाहें तो चुप की साया जो है वो सबसे बेहतर है। तो कोई ज़माना आपके लिए साजगार नहीं होता, बल्कि साजगार ज़माना राइटर के लिए नुकसानदेह है। ज़माना नासाजगार होगा, उसे चैलेंज दरपेश होगा। जो बाकी लोग नहीं कह पा रहे वो सारे सब्जेक्ट उसे मिल जाएंगे मुफ्त में। अब उन पे वो तबाह आजमाई करे अपने ढंग से। गवैया वो नहीं है जो सारे गा मा पा धा नी सा, ये तो 4 करोड़ लोगों को पता है। गवैया वो है जो ये जो 7 सुर हैं इनको 1 लाख रंग से आपके सामने पेश करने पे कादिर हो। तो राइटर का भी यही है। जिस तरह अच्छे और बुरे गवैये में ये फ़र्क है कि अच्छा गवैया जो है वो चीज़ों को पता नहीं कहाँ ले जाता है, बारिश तक बरसा सकता है, उसी तरह राइटर रुला सकता है, हंसा सकता है, सकता तारी कर सकता है। इवन जो उसका साइलेंस है जुमलों के बीच में, वो भी प्रेग्नेंट साइलेंस होता है। तो मैं ये बात ख़रीदने को तैयार नहीं हूँ कि जी साजगार वक्त हो। साजगार वक्त हो तो फिर तो ये सभी लिख लेंगे, हमें क्या ज़रूरत है। हमारी तो मार्केट ही इसीलिए है कि साजगार वक्त नहीं है। हमारे लिए तो ये ब्लेसिंग है। तो मैं तो इस पर्सपेक्टिव में चीज़ों को देखता हूँ। जॉन साहब का एक शेर है कि बहुत बेआसरापन है सो चुप रह, नहीं है ये कोई मुजदा खुदा नहीं। मेरा ये मशवरा है इल्तिजा नहीं, तू मेरे पास से इस वक्त जा नहीं। तो ये सारी चीज़ें ये कैसे लिख ली उन्होंने। तो अगर मैं नहीं लिखना चाहता तो उसके लिए भी बेहतरीन सिलसिले मौजूद हैं। और कोई अगर बात होगी तो फिर मैं कुछ थोड़ा सा आउटपुट अपना लूँगा। ज़रूर इसको कंटिन्यू करें। और अदीनूर के पास आते हैं। जैसे आपने कहा कि कई रास्ते होते हैं जो लिखे जाते हैं इंतहा पसंदी के ख़िलाफ़। फ़र्ज़ करें जैसे
रिलीजियस एक्सट्रीमिज़म की मैं बात कर रहा हूँ, डायरेक्टली और जिस अंदाज से वो फेनाटिक हैं, उसको उसी तरह का जवाब मेरे ख्याल में सोशल मीडिया पे नूरदा शाह ने ही दिया था, जो एक सुसाइड बॉम्बर के बारे में एक आपकी स्टोरी थी कि जन्नत में उसको दाखिल नहीं होने दिया जा रहा। तो इस तरह के तजर्बात अभी हमारे सहाफ़ी भी और लिखारी इसी की तरफ जा रहे हैं कि सोशल मीडिया पे सारी चीज़ें शेयर करें। मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि मैं कॉलम लिखूंगी। मैंने बरसों ट्विटर को हाथ नहीं लगाया, मुझे समझ में नहीं आया। फेसबुक पर तो फिर आपको दोस्त अहबाब मिल जाते हैं, तस्वीरें मिल जाती हैं, उनकी खूबसूरत खूबसूरत एक्टिविटीज़ वगैरह, बच्चे होते हैं हमारे। वुसत ने सही कहा। मैं कल भी किसी को कह रही थी कि मैंने कॉलम इसलिए लिखना शुरू किया जो मैं लिख नहीं सकी थी अभी तक, वो मैंने कॉलम की सूरत में लिखा। फिर मुझे ट्विटर का पता समझ आई बात। ये नासाजगार हालात जो हैं, बिल्कुल वुसत ने सही कहा है, यही तख्लीक करते हैं लिखने वाले को। इनमें से लिखने वाले निकलते हैं। और इन नासाजगार हालात का सच पूछें तो मैंने ज़िया के दौर में लिखना शुरू किया। उससे पहले लिखा, लेकिन मुश्किल ज़रा जो रियासत के लिए प्रॉब्लम्स थी। पीटीवी के लिए जो लिखा उसमें भी ज़रा रियासत के साथ छेड़छाड़ की, बुलाया भी जाता था। आपके इस जुमले का मैं अक्सर कोट करती हूँ। मसलन मुझे पीटीवी मैंने जब जंगल ड्रामा लिखा पहला, मेरी उम्र 26 साल थी। मुझे बुलाया गया पीटीवी, जीएम साहब ने फ़ोन किया, मेरी नौकरी का सवाल है, आप भी आ जाएं, यहाँ आकर जवाब दें। मैं पहुँची वहाँ। पीटीवी के एमडी आए थे मुझसे पूछने के लिए। मैं बैठी मीटिंग में, जीएम साहब बलोच साहब थे, अब्दुल करीम बलोच साहब, वो फक हुए थे उस वक्त। उन्होंने मुझे, एमडी ने कहा कि आपके ड्रामे में एक डायलॉग है जो ऑन ईयर गया है, इसको एक्सप्लेन कर दें। पूछें, आपके ड्रामे में डायलॉग था कि शेर एक घाट से 2 शेर पानी नहीं पी सकते। मैंने कहा हाँ, कि लेकिन ये तो कहा जाता है कि शेर और बकरी एक घाट से पानी नहीं पी सकते। मैंने कहा वो मुहावरा है, ये डायलॉग है, डायलॉग थोड़ा सा और होता है। नहीं, आप एक्सप्लेन करें। मैंने कहा आप एक्सप्लेन करें, मैं नहीं समझ रही। कहने लगे क्या आपका मतलब ये नहीं है कि ज़िया और भुट्टो एक घाट से पानी नहीं पी सकते? मैं बेइख्तियार जो बात मेरे मुंह से बग़ैर सोचे समझे निकली, वो मैंने उसे कहा कि ज़िया शेर है क्या? बलोच साहब ने अपनी कुर्सी थोड़ा सा और पीछे कर ली ताकि उनका एमडी को उनका चेहरा नज़र ना आए, वो पीछे हो गए। तो मैंने कहा देखें, मैंने इस मकसद से नहीं लिखा है। दूसरी बात यह है कि अगर मुझे पता होता कि इसका मतलब ये है कि ज़िया, इससे एक शेर ज़िया को समझा जाएगा, तो मैं कभी भी ये जुमला भी ना लिखती, क्योंकि मैं उसको शेर नहीं समझती, बकरी भी नहीं समझती उसको। खैर, जो ले दे हुई, एमडी साहब के साथ मीटिंग ख़त्म हुई, बाहर निकले, मैंने बलोच साहब को कहा कि ये सब क्यों हुआ है? तो उन्होंने कहा कि ये इसलिए हुआ है कि मैं भी सिंधी हूँ, आप भी सिंधी हैं, और जब किसी कौम पर बुरा वक्त आता है तो ये फेस करना पड़ता है। ठीक है, मगर उसके बाद भी मैंने लिखा। तो ये हालात जो हैं ये राइटर बनाते हैं। और मैं सच पूछिए आप, वो सच वाली बात एक राइटर की हैसियत से आपको बताती हूँ कि इस तरह के हालात कम से कम एक तख्लीक़कार के लिए किसी नशे से कम नहीं होते, क्योंकि उस पर सोच और अल्फाज की बारिश होना शुरू हो जाती है। मैंने बड़े
इंतहा पसंदी, बल्कि आसमा को मैं ऊपर बता रही थी कि मैंने इंतहा पसंदी की सोच को मेरे अंदर से जिस तरह उस पर मज़ाहमत निकली, उसमें मैंने खुद शायद एक सिंधी होने की वजह से, सिंध से ताल्लुक़ होने की वजह से मैंने देखा कि मेरा अपना अंदाज़ सूफियाना है उसमें। मैंने रियासत को कहा कि खुदा ने हमें बुलाया था, हाल अहवाल पूछा, तो हमने कहा कि ये ज़बान और ये होंठ और ये दिमाग, इन पर हमारे मुल्क में पाबंदी है, इसलिए ये नेमत हम तुझे लौटाते हैं। रोने के लिए बस 2 आँखें और एक दिल साथ लिए जाते हैं। सो अब मामला तो भाई हमारे और खुदा के बीच में है, रियासत क्यों बीच में बोलेगी? जी, आसमा की अभी फ्लाइट है, वो जाना चाहेंगी, लेकिन उसके जो आखिरी जो कलमात हैं, आप अपने सामीन को जो बस आखिरी ही पैगाम। समझिए। आखिरी नहीं, नहीं, मेरे उस तरह के आखिरी नहीं। मैं कभी आखिरी अल्फाज नहीं कहूँगी, लेकिन जो मुझे वाकई जो बात अभी वसत साहब ने कही, जब मैंने लिखना शुरू किया, वो नाराज़ होंगे, तो मैंने उनको फ़ोन किया कि मैंने लिखना शुरू किया है, तो उन्होंने कहा कि हाँ हाँ बिल्कुल लिखो, और ये मत सोचना कि तुम लिख नहीं सकती हो, और ये भी मत सोचना कि वक्त एक जैसा होता है, लिहाजा लिखने की आदत डालनी चाहिए। तो उनकी इस तलक़ीन को मैंने अपनी उसमें रखा, और बिल्कुल बिल्कुल नूरुल हुदा शाह साहिबा ने जैसे कहा है कि अब वाकई लिखने के बाद जो मज़ा आ रहा है वो बोल के भी मज़ा नहीं आता, क्योंकि लिखा हुआ नक्श हो जाता है, आपके पास रह जाता है, आप उसका हवाला दे सकते हैं, आप उसको तहरीर को संभाल के रख सकते हैं, अपनी नस्लों को दिखा सकते हैं। और मैं भी गो के भुट्टो साहब ने कहा था कि वो तारीख़ में ज़िंदा रहना चाहते हैं। मेरा ख्याल है कि आज के दौर में जो जो लिख रहा है वो अब ज़िंदा नहीं होगा, लेकिन तारीख़ में ज़िंदा ज़रूर रहेगा। एसएलएफ में आकर आपको कैसा लगा, सिंध के लोगों के साथ, सिंधी दोस्तों के साथ मुझे मिलकर? बहुत अच्छा लगा, और मैं आपको बताऊं, मैं जाती नहीं हूँ फेस्टिवल्स पे। अगेन माजरत सब दोस्तों से जो जाते हैं, बहुत ये बड़े लोग हैं, मैं बहुत छोटी सी हूँ और बहुत नालायक नाअहल कम इल्म हूँ, और मुझे अपनी कम इल्मी का बहुत एहसास रहता है, लिहाजा मैं पढ़े लिखे ज़्यादा लोगों में नहीं बैठती हूँ। तो तुम रुलाओगी क्या? नहीं, रुलाऊंगी नहीं, लेकिन यहाँ आने का मकसद ये था कि अभी भी अगर कोई हमें हमारे लिए हाथ बढ़ाता है और सुनता है और समझता है, और मैं ये नहीं कहती तारीफ़ करता है, तनकीद भी करते हैं, लेकिन कम से कम सुनते तो हैं, तो वो सिंध के लोग हैं। मुझे ऐसे लगता है कि मेरी आवाज़ सिंध में ज़्यादा सुनी जाती है। तो आप लोगों के बुलाने का बहुत शुक्रिया। यहाँ मुझे आके बहुत अच्छा लगा, और इतनी सेंसिबल गैदरिंग मैं ऊपर सुन रही थी। जीएम सैयद साहब का जो सेशन था वो पूरा जलसा था। यहाँ सदर मुमलिकत ख़िताब कर रहे थे, और शायद यहाँ कम लोग थे नीचे, लेकिन ऊपर जो है वो बहुत मजमा था, और ऐसे लग रहा था मैं जलसे में बैठी हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप लोगों ने दोबारा भी बुलाया तो मैं ज़रूर आऊँगी, और ये मेरा नुकसान है कि मुझे छोड़ के जाना पड़ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया आसमा, और सिंध के लोग तो बार बार आपको बुलाते रहेंगे। एजाज साहब, आपसे अगर ये कंटिन्यूटी रखें, जैसे मुजाहिद साहब ने भी कहा कि एक एक्टिविज़म का पार्ट होते थे जो हमारे राइटर्स हैं, क्या अभी दोनों के दरमियान कोई स्पेस आ गया है, गैप आ गया है? मसला इस तरह है कि वो दोनों चीज़ें मौजूद ही नहीं हैं। मसलन जिस तरह बरेलवी साहब कह रहे थे कि एक लेफ़्ट की मज़ामती सियासत हुआ करती थी, पार्टियां होती थी, उनके जलसे जुलूस वग़ैरह, तो एक ऐसा माहौल बनता था जो राइटर को इंस्पायर किया करता था कि वो लिखे, शायर को इंस्पायर करता था कि वो शेर लिखे, अफसरान निगार को इंस्पायर करता था कि वो अफसरान लिखे। और उसके लेकिन वाइस वर्सा भी होता है कि जिस तरह एक लियोन टार्स्की ने कहा है कि राइटर जो है वो सपनों के सौदागर होते हैं।
जब कोई समाज ख्वाब भी नहीं देख सकता, वो ख्वाब से भी महरूम हो जाता है, तो उस समाज के साहिल पर कुछ ऐसे लोग आते हैं जो लोगों को आकर ख्वाब दिखाते हैं। फिर लोग बेचैन हो जाते हैं, फिर वो कहते हैं कि क्या ये ख्वाब हकीकत में ढल सकते हैं। तो उसके बाद इनकलाबी सियासत वाले मैदान पे आते हैं। तो कभी कभार ये भी होता है कि राइटर इतना लिखते हैं कि पॉलिटिकल मूवमेंट्स उनसे पैदा होने लगती हैं। पॉलिटिकल मूवमेंट्स कभी राइटर्स पर पैदा करते हैं, कभी राइटर्स पॉलिटिकल मूवमेंट्स को पैदा करते हैं। ये दो तरफा अमल है। तो इस वक्त तो हमारे पास दोनों चीज़ें नहीं हैं। ना हमारे पास मज़ाहमती सियासत है, हम कभी जुड़े होते थे। अभी पूरी दुनिया में जहाँ भी एक फाशिज़म होता था या लोगों पर जुल्म होता था, मिसाल निकारागुआ में होता था, मिसाल शेख अयाज ने लिखा था कि पुर्तगाल में रहने वालों, जुए खून में बहने वालों, कल की बात है जब तुमने ठट्ठे में आग लगाई थी और मेरे लब पे दुहाई थी। तारीख ने पलटा खाया है मजबूरों को, महकूमों को, इस धरती के मजलूमों को। आज ऐसा गुस्सा आया है वो मेरा बदला भी लेते हैं अंगोला की धरती पर और मोज़म्बिक की गलियों में। तो इस किस्म के जो लोग लिखते हैं, हालांकि शेख अयाज ने ये पोएम उस वक्त लिखी थी जब वो वाइस चांसलर था, उस वक्त उसने शाया नहीं की, लेकिन उसने लिख कर रख दी थी। सामी एक बहुत मोहतात किस्म का इंसान था, उसने भी अपनी सारी शायरी उसने अपने मटके में वो रखता गया। उसने सोचा कि शायद इस पर रिएक्शन होगा। तो वही बात जो पहले वसत कह रहे थे कि लिखने और सोचने वाली जो सिलसिला तो वो चलता रहता है, लेकिन उसका इजहार आप कब करते हैं, उसका मौजूल वक्त होता है। तो वो मौजूल वक्त क्या हम उसका इंतज़ार करें या उस वक्त को हम पैदा करें, ये भी खुद एक अहम सवाल है। मैं फिर उस बात पर आऊँगा कि हमारी जो तहरीर है, जो तख्लीकी तहरीर है, उसको खौफ ने इतना नुकसान नहीं पहुंचाया जितना लालच ने पहुंचाया है। इसलिए जब तक एक राइटर, एक आर्टिस्ट, एक मुसव्विर, एक मूसीकार कुर्बानी नहीं देता, तब तक वो अजीम नहीं बनता। हमारे राइटर्स, हम अभी राइटर्स तो क्या, हमारे जेलों में सियासी कैदी नहीं है, लेकिन एक वक्त था जहाँ जहाँ बड़ी तब्दीलियाँ आईं, बहुत अच्छा लिखा गया, लोग अल्फाज के लिखने के पादाश में जेलों में गए, टार्चर सेलों में गए। हमारे लोगों ने तो इतनी सख्तियाँ बर्दाश्त ही नहीं की। 1 यूनिट के दौर में लोग लफ्ज़ के, या इवन ज़िया के दौर में पम्पलेट के केस में 8-8 साल नौजवान लड़के जाते थे, नौजवानी में बूढ़े होकर बाहर निकलते थे। तो उन्होंने बहुत बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं। अभी हम पर एक तारीख का एक बहुत बड़ा सवाल है कि हम कौन सी मिसाल बनकर इस दुनिया से जाना चाहते हैं। कैसी सवाल, कैसी मिसाल? एक ऐसी मिसाल जो कुर्बानी दे, अज़मत हासिल करे, अवाम के साथ मिले और उन सिर्फ ख्वाब न दिखाए बल्कि ख्वाबों को हकीकत में तब्दील करने की जिदोजहद भी करे। जी वसत साहब, ये खौफ और लालच लिखारी को किस तरह बेकार बना देती हैं, लेकिन कुछ लोग जैसे आपने अभी फरमाया कि अपना रास्ता निकाल लेते हैं। पाकिस्तान में अफेयर होते हैं टीवी स्क्रीन से, लोग तो कहा जाता है बड़ी सेंसरशिप पे, और लोगों को बोलने नहीं दिया जाता। आप समझते हैं इसके साथ साथ खौफ भी हमारे जहनों पर, जो हमारे जर्नलिस्ट और राइटर दोस्त हैं वो भी तारी है, ताकि कौमी मीडिया में जो सो कॉल्ड नेशनल मीडिया है, बलूचिस्तान की कभी बात नहीं होती, कभी सिंध की बात नहीं होती,
तो ये खौफ है, लालच है, क्या समझते हैं आप? देखिए, इसका जो कसूरवार है वो राइटर नहीं है या जर्नलिस्ट नहीं है। दो अलग अलग चीज़ें हैं। एक नशरियाती इदारा है, अखबार है, कंपनी है, उसका एक मालिक है। एक है सहाफ़ी या कॉलम निगार या अदीब। अब अगर किसी चैनल पे कोई ऐसी खबर जो कि आनी चाहिए नहीं आ रही या अखबार में नहीं आ रही, तो इससे फ़ौरन ये नतीजा नहीं अखज़ कर लेना चाहिए कि ये असल में लिखी ही नहीं गई होगी या दी ही नहीं गई होगी। ऐसा मुतअद्दिद बार होता है कि रिपोर्टर्स भेजते हैं खबरें, कॉलम निगार भेजते हैं कॉलम, उनके कॉलम कट जाते हैं, पैराग्राफ के पैराग्राफ, या माजरत कर ली जाती है। रिपोर्टर्स के साथ भी ऐसा ही होता है। आप भी रिपोर्टर रहे हैं, आप भी इस तजर्बे से गुजरे होंगे। लेकिन पढ़ने वाले को हम ये तासुर देते हैं कि गोया सहाफ़ी ऐसा कर रहे हैं। सहाफ़ी तो ऐसा नहीं कर रहे हैं ना, वो तो अपना फ़र्ज़ निभा रहे होंगे, या राइटर तो अपना फ़र्ज़ निभा रहा होगा, मगर वो चूँकि नज़र नहीं आ रहा और मालिक तो बिल्कुल ही नज़र नहीं आ रहा, लिहाजा मालिक की तरफ तो किसी का ध्यान ही नहीं जा रहा। तो ये चीज़ें भी हमें बताने की ज़रूरत है कि अगर कुछ नहीं छप रहा तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो लिखा नहीं जा रहा, वो लिखे जाने के बावजूद नहीं छप रहा, इस पे भी बात होनी चाहिए। उसकी जो वजूहात हैं, अगर वो भी आप मालकान के ऊपर, मालकान तक। देखिए, वजूहात तो बड़ी सीधी सीधी हैं। मुझे एक ने मशवरा दिया कि स्कूल खोल लो, उसमें 100% प्रॉफिट है। मैंने स्कूल खोला तो मुझे मज़ा नहीं आया, तो फिर किसी ने कहा यार हॉस्पिटल खोल लो, वहाँ इससे ज़्यादा प्रॉफिट है। मैंने हॉस्पिटल भी खोल लिया, वहाँ भी मैं मुतमईन नहीं हुआ। फिर किसी ने कहा कि चैनल खोल लो, उससे यह है कि तुम्हें प्रोटेक्शन भी मिलेगी, रोबो दबदबा भी होगा, पैसे भी आएंगे और एक टॉर भी बनेगी। तो मैंने चैनल खोल लिया। अब इसके पीछे मिशन कहाँ है? इट्स प्योर इंडस्ट्री का फार्मूला है। तो अगर मैं बतौर इंडस्ट्रियलिस्ट बिहेव कर रहा हूँ, मैंने साबुन की फैक्ट्री नहीं खोली, मैंने चैनल खोल लिया, तो मैं कहाँ से आपके मिशन के साथ एग्री करूँगा? आप जिस तरह आइडियलाइज कर रहे हैं चीज़ों को, मैं भी आइडियलाइज करूँगा। मैं क्यों करूँगा? मैं तो वहाँ प्रॉफिट के लिए मौजूद हूँ ना मैं। लेकिन उसके बावजूद भी, इस माहौल में भी अगर चीज़ें छप रही हैं तो इसका मतलब है कि राइटर बेवकूफ़ नहीं है, वो चालाक है। अच्छा, राइटर चालाक के तो अदीनूर के पास आते हैं हम। आप कमर्शलाइजेशन के इस दौर में सच कैसे बोला जाए, मतलब ये एक खुद आर्ट हो गया है अभी राइटर्स के लिए। देखिए, ये जो वसत कह रहे हैं ना, सेठ को सच नहीं चाहिए, उसको पता ही नहीं सच क्या है। वसत न्यूज़ चैनल से, बरेलवी साहब न्यूज़ चैनल से ताल्लुक़ रखते हैं, मैं एंटरटेनमेंट चैनल्स में बैठती हूँ। सेठ इतना खुद गर्ज है जिसका आपको अंदाज़ा नहीं है, उसको समझ भी नहीं है। लेकिन मैं जहाँ बैठती हूँ एंटरटेनमेंट चैनल्स के हवाले से, मैं कहती हूँ भाई सीधी बात है, दुकान है, उसने इन्वेस्टमेंट की है, उसको अपनी दुकान चलानी है, उसको सच की समझ नहीं है। हर सेठ, हर कारोबारी शख्स हुक्मरान को सलाम करने में ज़्यादा खुश होता है, उसके साथ टेबल पर बैठने में ज़्यादा खुश होता है, वो हमारी बात नहीं समझ सकता। अब होता है बीच से रास्ता निकालना, जो न्यूज़ चैनल्स के हवाले से ख़ास तौर पर। मैं बल्कि एक और सवाल में फंसी हुई हूँ इस वक्त, जो मैं बरेलवी साहब से भी करना चाहूँगी, वसत से भी करना चाहूँगी। वो ये है, मैं ये पहले भी सवाल करती रही हूँ, मगर वो शायद वो सवाल का तरीका, उसमें प्रोटेस्ट है। मैं समझना चाहती हूँ कि जैसे हमारी ऑब्जर्वेशन में ये चीज़ आती है, हमारा एक्सपीरियंस हमें होता है कि सिंध के मसाइल या सिंधी होने के साथ जो भी मसाइल आते हैं, वो न्यूज़ चैनल पर हमें उस तरह नज़र नहीं आते। एंकर पर्सन बड़ा एक फॉरेनर की तरह बात करना शुरू करता है, जिसको आप कहेंगे न्यूट्रल, मैं कहूँगी फॉरेनर की तरह, जो ताल्लुक़ नहीं रखता। क्या इसके लिए भी कोई रुकावट है?
या ये एहतियात है, या सिंध को, और क्योंकि इसमें फिर एक और सवाल आता है, जो पुरानी बहस है उसमें नहीं जाइएगा कि वो कराची और सिंध जो है वो कह के बात की जाती है, उसे भी छोड़ दें। मैं कहती हूँ कराची से पीछे, या इस तरह अभी रिसेंटली एक मसला हुआ उस पर हम देखते हैं। बल्कि मैंने अभी कल ही एक कॉलम लिखा, उसमें भी जिक्र किया, आपके सामने आ जाएगा। मैं उसको एक्सप्लेन करने के लिए आपको ज़्यादा कहूँ कि जैसे सैलाब आया था, तो मैं किसी फ्रेंड के घर यहाँ कराची में बैठी हुई थी, तो मैंने उन्हें कहा कि सैलाब आया हुआ है और शदीद तबाही थी, और ज़रा न्यूज़ चैनल लगा दें। तो 1 घंटे तक वो साहब सारे उर्दू न्यूज़ चैनल्स ढूंढते रहे, कहीं सैलाब का जिक्र नहीं था। तो मैंने रिमोट कंट्रोल लेकर KTN लगा दिया, जिस पर वो तबाही नज़र आ रही थी। तो वो बड़े हैरान हुए, उन्होंने कहा कि इतना खौफनाक सैलाब। मैंने कहा जी। उसमें बड़े एक मज़े की बात भी हुई कि उनकी बेगम ने हाथ पकड़ कर कहा कि जानू ये सैलाब यहाँ तो नहीं आ जाएगा। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, कराची बहुत दूर है, यहाँ नहीं आएगा। तो ये रवैया एक्चुअली हम देखते हैं कि न्यूज़ चैनल क्रिएट कर रहा है। थोड़ा सा क्यों है, मैं सिर्फ क्यों है समझना चाहती हूँ। इसका बहुत ही मुख्तसर कोशिश करूंगा जवाब दे दूं। मैं चूँकि खासा ट्रैवल करता हूँ, ये जो रुकावट है ये न्यूज़ की नहीं है, न्यूज़ की तरसील की नहीं है, ये है झिझक की। झिझक ये है कि मेरे बहुत से सिंधी दोस्त हैं, जगह जगह हैं, वो कराची अक्सर आते हैं, लेकिन जब वो कराची से जाने वाले होते हैं उस दिन, या अपनी जगह पे पहुंच के मुझे फ़ोन करते हैं कि साईं हम कराची आए थे, आपसे मुलाकात नहीं हो सकी। वो यहाँ जब आते हैं, हालांकि जब मैं उनके पास जाता हूँ तो वो अपनी आंखें बिछा देते हैं। मैं जितने दिन चाहूँ उनके घर रहता हूँ, सब कुछ करता हूँ, लेकिन यहाँ आने के बाद वो सबसे पहले किसे ढूंढते हैं? अपने एक और सिंधी दोस्त को जो कि कराची में आबाद है, उसके पास रहेंगे, उसी सर्कल में घूमेंगे। यहाँ जो कराची का बंदा है, जिसमें कि हर आदमी शामिल है, हॉकर से लेके डायरेक्टर न्यूज़ तक, जो कि कराची आइड है, उसके लिए सिंध वो है जो वो ट्रेन में बैठ के खिड़की से इस तरफ देखता है या उस तरफ देखता है। उसके लिए सिंध वो है जब नवाब शाह से लैंडिंग शुरू होती है कराची के लिए। टोल प्लाजा से वो ज़िंदगी में कितनी दफ़ा सिर्फ इसलिए गुज़रा होगा कि मैं जाके उन लोगों से मिलने की कोशिश तो करूं जो कि टोल प्लाजा से उस तरफ रहते हैं। ऐसा नहीं होता। अच्छा, ये यहाँ से ये काम शुरू होता है, ये जो बेगानगी की कैफियत है यहाँ से शुरू होती है, और फिर जाहिर है कि वही आदमी जिस भी इदारे में जाएगा वो अपने साथ वो बेगानगी लेके जाएगा और वो उसके काम में ट्रांसलेट होगी। ये सूरत हाल दो तरफ़ा है। दूसरी बात ये है कि ये जो हम कहते हैं ना मेन स्ट्रीम मीडिया, ये जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, ये तो जो सो कॉल्ड हम जिसे कहते हैं इलाकाई मीडिया है, उसके मुकाबले में भी बहुत कम है, छोटा है। 4 शहरों का मीडिया है जिसे हम नेशनल मीडिया कहते हैं। मेरा ख्याल है ये सोचना ही, इस सोच को बदलने की ज़रूरत है। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद और हद पेशावर, मैं उसको कोयटा को उसमें शामिल नहीं कर रहा हूँ, 4 शहरों का मीडिया जो कि उर्दू में है उसे तो हम कह रहे हैं नेशनल मीडिया, और जो सराइगी वसेब को कैटर कर रहा है, हर घर में वो चैनल देखा जा रहा है, या सिंध में कोई चैनल जो है वो हर घर में देखा जा रहा है, उसको हम कह रहे हैं इलाकाई। तो मेरा ख्याल है हमने अपनी ऐनक भी उल्टी पहनी हुई है। पहले तो हम ऐनक को सीधा कर लें तो हमें शायद चीज़ें उस क्लैरिटी के साथ नज़र आएंगी। तो ये जो बेसिक फासला है कि 70 साल में
हमने एक दूसरे को इत्तफाकन एक दूसरे के सामने आ गए तो हमने एक दूसरे को जानने की कोशिश की, लेकिन बाइरादा जानने की कोशिश नहीं की। ये ट्रांसलेट हो रहा है, जो खबरें हैं बेगानगी है और प्रायोरिटी ऑफ न्यूज़ जो है उसमें, मुझे तो ऐसा लग रहा है। एक जी, बात मुजाहिद जो है, साहब, मैं सिर्फ इससे, एतराफ़ करने में हरज नहीं है, बहुत मुख्तसर बात मैं कहूँ। उससे एक तो पहली बात कह दी कि जो मालिक ये कहता है जी अस्पताल ये साबुन मैंने कोई इसलिए थोड़ी खोला है, और हम भी जब उनसे जाते हैं तो यही बार्गेन करते हैं ना कि हमारी इतनी तनख्वाह होनी चाहिए, गाड़ी होनी चाहिए, पेट्रोल होना चाहिए, मोबाइल फ़ोन मिलने चाहिए। पहले ये थोड़ी होता था अखबार में कि हम ये बार्गेन करते थे, हमें वो ज़्यादा दे रहा है, वहाँ जाएंगे। मैं क्यों एतराफ़ ना करूँ? मुझे भी जब अगर 5 साल पहले फ़ोन आया आपकी इतनी तनख्वाह थी, मुझे पता था कि मेरी बच्ची को लंदन जाना है, उन्होंने कहा जी हम आपको 6 माह का एडवांस देंगे, मैंने कबूल कर लिया, क्योंकि कोई दूसरी तरफ मैं बाकी किसी और सरगर्मी में मिलता। दूसरे बात इस बात का एतराफ़ करना चाहिए, बल्कि शायद ये कहना चाहिए नहीं, अभी कोई 5-6 माह पहले की बात है और हमारा कोई ताल्लुक़ उस तरह नहीं है जो शरीफों के साथ हुआ कि सुबह 9 बजे एक ब्रिगेडियर साहब फ़ोन करते हैं, अपना नाम बताते हैं। मैं समझा कि जो मुतल्लिका जो होता है ISPR का ब्रिगेडियर, वो थोड़ा जान पहचान रखता, लेकिन वो पता था दूसरे थे। तो मुझसे कहने लगे आप क्या इस्लामाबाद 12:30 बजे आके हम सारे साथ चाय पीजिए। तो मैंने खैर एक थोड़ा सा ज़रा मज़ाक का मैंने कहा आपको पता है हम लोग वो जो सहाफ़ी हैं प्रेस क्लब से ज़रा रात गए आते हैं और सुबह जिस आलम में होते हैं उसमें अव्वल तो फ़ोन ही उठाया नहीं जाता, लेकिन अब आपने फ़ोन कर ही लिया है तो आपको मैं कैसे आ जाऊँ? उन्हें पता था कि मैं कराची में हूँ और मैं कराची से इस्लामाबाद नहीं आता। एक तो उनका ये हुक्म था कि अगर 12:30 बजे नहीं आ रहे तो आप 4:30 बजे आइए, पैगाम दे रहे थे। और बहुत मामूली सी बात थी कोई जो कही गई थी, मसलन ये अगर मैं कह दूँ कि ये शायद पहली बार है कि एक पंजाब का लीडर जो है वो पंजाब की फ़ौज के ख़िलाफ़ खड़ा है, तो वो बोले आप तारीख़ में क्यों आते? कह रहे मसले अब बताइए मैंने जाके ये बात डायरेक्टर प्रोग्राम से कहूँगा। मामूली सी बात कह रहे हैं। अब आप देखो और कीजिए ना, मामूली बात ये कि मैं ये बात या तो मैं अपने डायरेक्टर प्रोग्राम से कहूँगा, वो कहेगा आपने ये बात क्यों कही। मैं किसी अगर अपनी यूनियन में कहूँगा जो अब है ही नहीं, मैं अपने किसी ट्रेड यूनियन से कहूँगा, पॉलिटिकल लोगों से किससे कहूँगा? क्या मैं बेरोज़गार हो जाऊँ? मुझे अव्वल तो ये चाहिए था। बहरहाल मैंने ये करा कि वहाँ नहीं गया, वरना ये कि बेशतर लोग कहते हैं नहीं जनाब मैं पहली फ़्लाइट से आ रहा हूँ, मैं इतनी मज़ाहमत कर सकता हूँ कि उनके फ़ोन पर नहीं गया। इससे ज़्यादा कि आप मुझे तवक्को ना रखें, ना मैं क्लेम करता हूँ कि जी मैं बहुत बहादुर आदमी हूँ। इस पर बिल्कुल खुश दिली से और बड़े फ़ख्र से एतराफ़ करना चाहिए। कम से कम मुझ में तो इतनी हिम्मत ज़रूरत नहीं है, वसत वगैरह में हो तो और बात है। उसके साथ साथ मुजाहिद साहब जो अदीनूर ने क्वेश्चन किया कि नेशनल मीडिया हमारा जो है वो सिंध के बारे में या सिंधी लोगों के बारे में, जो एक वसत ने उसको ट्रांसलेट किया कि एक जजक है, जजक ऑन द पार्ट ऑफ बोथ, दोनों की तरफ है। क्या ये झिझक है डेलिबरेटली उसको करते हैं हम कि जी सिंध के लोग, जैसे अभी मैं एक दोस्त से मिल रहा था, वो कह रहा था कराची में मुझे कोई दोस्त मिला, वो कह रहा था आप सिंध से आ रहे हैं, तो मैंने कहा क्या आप अफगानिस्तान में बैठे हो? तो ये क्या चीज़ है जो हमें मुझे एक दूर रखती है? सिंध से ज़्यादा तो आजकल बलूचिस्तान ज़्यादा हसास है। फिर आपने देखा होगा कि पश्तून मूवमेंट जो है उसका नाम लेना, और सिंध में बहरहाल हुकूमत है उस सियासी पार्टी की जिसकी एक तारीख़ है, और उन लोगों को जो किरदार अदा करना चाहिए था, उन्हें किरदार एज ए पोलिटिकल पार्टी वो किरदार अदा करना चाहिए जिस हद तक। अब उसके मैं पास में नहीं जाऊंगा अगर आज वो मज़ाहमत करते हैं, तो ये मैं सिर्फ सिंध तक नहीं समझता। मैं अगर आप मेरे नुक्ते नज़र से कहें, एक तो बलूचिस्तान जैसे इन्होंने कहा, वो तो कहते हैं रेटिंग में ही नहीं आता। भाई बलूचिस्तान में आप प्रोग्राम क्यों करते हैं? कोई देखता ही नहीं है क्योंकि एक शहर है। इसी तरह पश्तूनख्वा में बात करते हैं, और आप लोग अगर मेरे ख्याल से सब लोग यहाँ अब रेटिंग के लफ्ज़ से वाकिफ़ हो चुके होंगे। रेटिंग की बुनियाद पर तनख्वाहें, रेटिंग की बुनियाद पर नौकरियाँ। लेकिन एक अच्छी बात मुझे अब ये लग रही है कि ये जो कुछ मीडिया के होता हो रहा है ये बहुत अच्छा हो रहा है, और ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था, ताकि इन लोगों को जो बड़े बड़े तुर्रम खां हमारे एंकर्स थे उनको अपनी औकात पता चला कि जब उन्हें रोका गया तो फिर वो एहतजाज करना चाहिए था, उन्हें धरने जाने चाहिए थे, उन्हें बाहर निकलना था जिस तरह हम लोग करते थे। मैंने कहा ना, हम तो अपने हिस्से का काफ़ी कर चुके। तो ये भी तो देखिए कि जो अगर हम ये कह रहे हैं कि हमारे साथ ज़्यादती हो रही है, तो क्या हम उसकी रेजिस्टेंस कर रहे हैं? नहीं कर रहे। आम बाब आज ये बैठे होते हैं, ये प्रेस क्लब के सदर फाजिल जमीली बैठे हैं, ये बैठे होते हैं, 15 लोग नहीं जमा होते। जिस जगह से 60 लोग निकाले गए वहाँ से 4 आदमी सिर्फ ये साथ बैठने के लिए तैयार नहीं। नारा तो छोड़िए,
600 लोग एक इदारे से निकाले गए, और मैं कितनी खुली बात करूं, हजारों की तो निकाले गए। हम लोग कुछ 50 दिन से जो है प्रेस क्लब में बैठे हैं, 25 आदमी नहीं आते। मैं तो उस वहां भी अपने चैनल में जहां मैं मुलाजिम हूं, वहां भी मैंने जाके बैठा हूं फुटपाथ पर। ये और बात है, मैंने मालिक से पूछ लिया कि मैं जाके बैठूं या नहीं बैठूं। तो ये जो बात है कि सच बात वो है। एजाज, ख़त्म होने से पहले वसत मैं फिर आपकी तरफ यूँ आ रही हूँ, इसका हल क्या है, इस बेगानगी का हल क्या है? मान लिया आपने जो कई बात मुझे समझ आ गई, जी दोनों तरफ से है, मगर फिर इसको कैसे ख़त्म किया जाए? इसका कोई फौरी हल नहीं है। इसका हल सिर्फ और सिर्फ ये है कि किसी भी लेवल पे इंटरेक्शन शुरू होना चाहिए किसी भी मीडियम से। अभी तो है ही नहीं, अभी तो सिर्फ इसलिए है कि मैं आपसे अगर मिलना चाहूँ तो मैं यहाँ मिल रहा हूँ। मेरे जहन में कभी नहीं आएगा कि मैं अदी को अपने घर बुलाऊं, और अदी जब अपने गैदरिंग करेगी तो डेफिनेटली मैं उसके जहन में नहीं आऊँगा। तो इस पे हम दोनों को सोचना चाहिए अलग अलग कि ये ऐसा क्यों है, और कहीं से शुरू होगा, जो कि मुझे नहीं पता कामयाब होगा या नाकाम होगा। इसके अलावा कोई ऐसा मसला नहीं, इसलिए कि शुरू के जो 25-30 साल थे वो तो हमने एक दूसरे को शक व शुबे में देखने में कि ये आदमी है भी कि नहीं है, ये समझने में ही गुजार दिए ना। अब जब आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें समझ में आ रही हैं तो उसके बाद ही हम इस काबिल होंगे कि एक दूसरे की आंखों में आंखें डाल के नफ़रत से नहीं, अपनायत के जज्बे से बात कर सकें। मैं इसमें थोड़ा ऐड करूं वसत, आपसे ही सवाल करूंगा, ये क्यों है जिसे आप कह रहे हैं झिझक है? मैं इसको डेलिबरेट एफर्ट समझता हूं कि कराची बेस्ड मीडिया को वडेरे का बेटा तो नजर आता है, रमशा वसान नजर नहीं आती, रांझानी नजर नहीं आता, ये क्या चीज है? नहीं, सिर्फ रमशा और रांझानी नहीं नज़र आता, उसे मंजूर पश्तीन भी नज़र नहीं आता, उसे उकाड़ा का जो किसान आर्मी फॉर्म का जो रजिस्ट कर रहा है वो भी नज़र नहीं आता, उसको जो गिलगित बल्तिस्तान में एक बच्चे के साथ ज़्यादती के बाद हज़ारों लोग जुलूस निकाल रहे हैं वो भी नज़र नहीं आता। तो प्लीज़ थोड़ा सा अपना दायरा बढ़ा लें, सिर्फ राजधानी तक ना रखें। इस मुल्क में जितने भी राजधानियाँ में नज़र नहीं आते, सिर्फ सिंध का मसला नहीं है, तो अपना स्कोप भी थोड़ा सा, अपना विजन भी थोड़ा सा दायरा बढ़ा लें। हमें बहुत से लोग नज़र नहीं आते, उनमें ये लोग भी शामिल हैं। और क्यों नज़र नहीं आते, जाहिर है आप जानते हैं कि क्यों नज़र नहीं आते। हमें कहा जाता है कि ये नज़र नहीं आ रहे, तो हमें नज़र नहीं आते। दिस वेरी सिंपल। अदिता, बस वो ये कि अगले महीने आप मुझे चाय पे बुला रहे हैं, उसके बाद मैं आपको चाय पे बुला रही हूँ, बिल्कुल। और तो ये मसला हल हो जाएगा। उर्दू और सिंधी बोलने वाले अदीब सहाफ़ी, मैं पिछले एक अरसे से वैसे भी इसी चीज़ पर काम कर रही हूँ, और मेरा ख़्याल है कि SLF की बुनियाद यही है कि सिंध में रहने वाले उर्दू और सिंधी बैठे, इंटरेक्ट करें और एक दूसरे को सुने। एजाज, आप कुछ कहना चाहेंगे? उसके बाद हम सेशन वाइंड अप की तरफ जा रहे हैं। अच्छा, जिस वक्त हम इस सेशन को डिज़ाइन कर रहे थे और हम इसका उन्वान तय कर रहे थे कि जो हम नहीं लिख सकते, तो हमारे कम से कम मेरे ज़हन में एक बात थी कि एक वक्त था जब जो सरदार था या वडेरा था वो हमें लिखने या बोलने नहीं देता था। उसके बाद जो पार्टी इक़्तिदार में आई, हालांकि वो भले अवाम की वोटों से इक़्तिदार में आई, लेकिन उसने भी अवाम लिखने वालों को उनके लिखने के हक़ से महरूम रखा। फिर हमारे फ़ौजी भाई आए, उनका तो कहना ही क्या। फिर उन्होंने बहुत सख्ती की कि वो कुछ न लिखें जो उन्हें नापसंद हो। तो
एक ट्राइबल चीफ से लेकर इस्टेब्लिशमेंट तक, ये सारी कुव्वतें हैं जो हमें सच लिखने से रोकती हैं या मज़ाहमत करती हैं। मैं एक कुव्वत की तरफ आपकी तवज्जो मजबूत कराना चाहता हूँ कि एक बहुत बड़ी कुव्वत है पढ़ने वाले। उनका जो खौफ है राइटर के जहन में, वो शायद इन सब से ज़्यादा है कि ऐसी बात न लिखे जो अवाम को सख्त नापसंद आए और अवाम उसको रिएक्ट करे। वो सोसाइटी जिसको हम कहते हैं कि इसमें वो टॉलरेट सोसाइटी नहीं है, उसमें सब्र नहीं है, वो जो हमारे मुआशरे के बेसब्र लोग हैं जो फौरी तौर पर कुफ्र का फतवा लगा देते हैं। मिसाल, हमारे एक शख्स अगर वो एथियस्ट है, अगर वो धैर्या है, तो क्या इस मुल्क में एक धैर्य को अपनी मर्ज़ी से दो अल्फाज लिखने की इजाज़त है, चाहे सोशल मीडिया पर? नहीं है। तो इस बात पर सोचें कि जब हम अपनी आवाम से आज़ादी मांग रहे हैं, जब तक हमें अपने आवाम, अपने लोग, पढ़ने वाले आज़ादी नहीं देंगे, तब तक हमें इस्टेब्लिशमेंट कैसे आज़ादी देगी? तो लिहाजा पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो लोगों की है, आम लोगों की है कि वो इजहार आज़ादी का एहतराम करें और उसका तहफ़्फ़ुज़ करें। क्वेश्चंस अगर लेना चाहें। मेरा नाम महेश कुमार है। मैं आप सब लोगों से ये पूछना चाहता हूँ, आपने सबने वसतुल्लाह खान ने कहा, मुजाहिद ने कहा, अदी ने बोला कि सिंध में लोग बसने वालों में दूरियाँ हैं, वो उसको नहीं समझते, वो उसको नहीं समझते। आप लोगों ने जो जर्नलिस्ट हैं, जो लिखने वाले हैं, आप वो दूरियाँ ख़त्म करने के लिए आपने क्या किरदार किया है? या दूरियाँ आपने बढ़ाई हैं या कम की हैं? देखें, अगर 30 साल बाद भी कोई महेश कुमार ये सवाल उठाता है, इसका मतलब है मैं नाकाम हूँ। मैं फातिमा हसन हूँ और वुसत यहाँ हैं, तो ये गवाही देंगे कि जब सैलाब आया था तो 1 महीने तक मैं महड़ में बैठी थी और जो कुछ वहाँ हो रहा था वहाँ से डॉन को भी रिले कर रही थी और ARY को भी रिले कर रही थी। तो वुसत अल्लाह ने ही मुझे ये मशवरा दिया था कि जो कुछ आप देख रही हैं उसको लिख दीजिए। फिर मैंने उसको कहानी की शक्ल में लिखा, किसके घर जाएगा सैलाब बला, और वो कहानी मेरे मजमुए में भी कहानियाँ गुम हो जाते में शामिल है। वो दुनियाज़ाद में छपी, उसका यूसुफ सिंधी ने सिंधी तर्जुमा किया और सैलाब की कहानियों में छपी। लेकिन कितने लोगों ने वो कहानी पढ़ी और सुनी? उसमें तो बड़े बड़े राज हैं सैलाब के, मगर किस तक पहुँची? चैनल पे तो कोई अदबी प्रोग्राम नहीं होता जिसमें सच्चे राइटर या दानिश्वर जो तमाम तासुबात से मावरा होके लिखते हैं वो जाके अपनी बात सुना सके। बहुत है। सवाल अर्ज ये है, हमारे गांव में वो दीवार बनाता था, वो जो उनकसी राजो चवंदा आहियूं, दीवार बनाता था और शाम को कहता था बकरी इसके साथ मत बांधना, कहीं ऐसा न हो कि वो बकरी अपने आप को रगड़े और दीवार गिर जाए। क्या ये दीवार कोई ऐसी बनी हुई है जो आपको कहा जाता है कि आप ये जो बकरी की तौर पर इसको जो है वो अपने आप को इसके साथ रगड़ो नहीं, कहीं दीवार न गिर जाए? यह क्या कच्ची दीवार है? गुल बीबी शाह बुखारी, आई एम फ्राम ठट्टा एंड पोएट। तो मैं यहाँ पर ये कहना चाहती हूँ, मुझे ये बहुत बड़ा मौका मिला है और सबके सामने ये कहना चाहती हूँ कि आप सब लोग हमारे लिए बहुत रिस्पेक्टेबल हैं, लेकिन आप ऐसा करें कि जो यंग लोग हैं, जो न्यू टैलेंट है, उनको भी इसको उनके ऊपर बैठने दिए ताकि वो हक बोले। और दूसरी बात, ये सवाल है मेरा कि आप लोग सोचें कि अब उन लोगों को, उन यंग, वो न्यू टैलेंट को आगे आना चाहिए, इन जगहों पर आना चाहिए, आप उनकी रहनुमाई करें। और जैसा मैं ये सवाल भी करना चाहूँगी कि नहीं सवाल नुसार को सर, अच्छा, ये कमेंट था आपका? कमेंट था। सबके सामने मैं ये कमेंट्स करूँगी कि यंग जो टैलेंट है, मेरे ख्याल में सवाल करें प्लीज।
मैं उर्दू जो हमारे मीडिया के बैठे हैं मैं उनसे कहूँगी कि आप क्यों नहीं नूरुल हुदा शाह बन जाते। एक सिंध की बेटी होकर, एक मोहब्बत का कलम लेकर इसने जिस तरह हम तमाम लोगों को इकट्ठा किया है, तो आप लोग क्यों नहीं हम अपने कलम में इतनी मोहब्बत पैदा करते ताकि हम सिंध से एक आवाज़ बने। ठीक है जी, और thank you. आप फेयर नहीं होते। सॉरी। मैं नहीं समझती कि वुसअत को नूरुल हुदा शाह बनने की ज़रूरत है। वुसअत का होना हमारे लिए बड़ी गनीमत है, लेकिन बड़ी नेमत है। वो आपको खुद जरूर वसती पढ़ने की काफी जरूरत है, वसती काफी है हमारे लिए। नहीं, हमें कुछ बनने की जरूरत नहीं है, आपको ज्यादा पढ़ने की जरूरत है। मुंहिंजो नालो डॉक्टर अयूब शेख आहे। मुंहिंजो अवां चइनी खां सवाल आहे त जेकॾहिं स्केल 10 मुक़ररु कजे त अॼु जी मीडिया असांजी समाजी तबाही में कहिड़े नंबर ते बीठी आहे? वसत तव्हां ई ॿुधायो। 11वें नंबर पे। ओके जी, लास्ट क्वेश्चन होगा हमारा, उसके बाद सेशन हमारा खत्म हो रहा है। लास्ट वन। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अब्दुल मुसव्विर है, मैं सेकेंड ईयर का स्टूडेंट हूँ। तो मेरा ये सवाल ये है कि जैसा कि इस सेशन का नाम है कि जो हम कह नहीं सकते या जो हम लिख नहीं सकते, तो जो हम कह नहीं सकते तो हमें जो कहने के लिए रोकते, जो लोग मतलब कहते हैं कि उनको तो फिर हम लोग गद्दार करार दे देते हैं। हम गद्दार करार देते हैं और उन पर फिर साजिशें होती हैं, उनको डेथ थ्रेट्स मिलने शुरू हो जाते हैं। और फिर इस सूरत में हमारे सामने जो आते हैं वो लोग एज अ लिफाफा सहाफ़ी होते हैं। तो उस लिफाफा सहाफ़ी की जो कही गई बात है, हम उस पर यकीन किस तरह करें, इससे मैं ज़रा गाइड कर दूँ। वो तो मेरे ख्याल में नूरुल हुदा शाह पहले ही कह चुके हैं कि गद्दार एक, मेरे ख्याल में ये खुद एक आपका कमेंट था। बहुत शुक्रिया आप लोगों का। पढ़ें, पढ़ के ये जो है, जो आपका दिल में आए, जो आपके दिमाग में जो आपका जवाब दे, उसी पे अमल करें, लेकिन पहले पढ़ें। खुदा के लिए पहले पढ़ें। First of all, thank you very much, and everybody, assalamu alaikum. I'm from London. I just like to say something about that. कि हम यूके में रहते हैं और आप आके देखिए यूके में कि वहाँ हर मज़हब को इजाज़त है अपने पैरवी करने की। हर मज़हब, क्रिश्चियन हो, मुसलमान हो, सिख हो, कोई भी हो। वहाँ सिंधी, कराची, मकरानी, ये सब लोग नहीं चलते हैं। हम लोग ये एक लैंड है हमारा। हम इस लैंड पे सारे के सारे एक जैसे क्यों नहीं हो सकते, ये बताइए। क्यों सिंधियों को आपने कहा है सिंधी और कराची को कहा है कराची? क्यों कह रहे हैं आप लोग ये सब कुछ? क्यों नहीं आप अपनाते हैं? अभी सारे यूरोप में आप जाते हैं, आते हैं, हर मज़हब को इजाज़त है, मगर पाकिस्तान में इसको इजाज़त नहीं है। तो प्लीज़ प्लीज़ आई रिक्वेस्ट कि प्लीज़ फिनिश दिस करप्शन. This is the corruption, I would say, and this is the lies. It shouldn't be like that. Okay. It shouldn't be like that. Thank you. Thank you. इसी पे हम ख़त्म करें सेशन। ओके, ये असांजा दोस्त सभु हेठि न पोइ वरी उन्हनि सां फर्दन बि तव्हां सवाल करे सघो था। तव्हां सभिनी जी महिरबानी हिन सेशन अटेंड करण जी। थैंक यू। हक़ मुंहिंजो।